नमस्कार। मैं भानु प्रताप सिंह सोलंकी राजस्थान के राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के झीलवाड़ा गांव का निवासी हूं। वर्तमान में मैं पिछले करीब 13 वर्ष से राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूं। वर्तमान में मैं अभी आतंकवाद निरोधक दस्ता जयपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्य कर रहा हूं। मेरा बचपन एक अजीब स्थिति का है। मैं बताऊं आपको कि हमने शुरुआत करी थी तब हम शहर में रहते थे एवं मैं प्राइवेट स्कूल में, हम तीन भाई हैं, तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि सन 1997 में मेरे फादर बीमार हो गए थे और बीमारी के कारण उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तो नौकरी छोड़ने के कारण आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि शहर में रहें एवं प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। तो हमने जिस तरह लोग सरकारी स्कूल से प्राइवेट में जाते हैं, हम प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में गए थे। तो ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग रहा था कि शहरी परिवेश से पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटना एवं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना। उस समय सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होती थी और हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ चुके थे। तो बचपन में एक तो यह बहुत ही ऐसी घटना रही जो कि आज तक मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो परिवर्तन आया था उस बचपन की शुरुआत में जीवन का, ये अच्छी तरह याद है मुझे। कुछ ऐसी चीजें बचपन की याद है जो कि मुझे जिम्मेदार और गंभीर बना गई। उनमें एक मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 15 अगस्त 2000, उस दिन राखी भी थी और उस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस भी था। तो मेरे एक कजिन सिस्टर हैं जो हमारे पास के ही कस्बे केलवाड़ा में रहते हैं। तो सदैव हम राखी बांधने वहीं जाते हैं। तो उस दिन मेरे फादर, जो कि बीमारी से अभी अभी सही हुए थे एवं अपना काम शुरू किया था, हमें पता नहीं था कि वो क्या काम करते हैं उस समय। बस ये था कि पापा कोई काम करते हैं ट्रैक्टर और माइंस का, ऐसा। तो पापा ने कहा था कि आप स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम से फ्री हो जाओ, उसके बाद मैं गाड़ी भेज दूंगा तो आप आ जाना, तो केलवाड़ा चल जाएंगे। हम जो ही प्रोग्राम से फ्री हुए स्कूल से और गाड़ी लेने आ गई। गाड़ी में बैठे, हम किराए से करी थी गाड़ी में बैठे तो पापा ने गाड़ी वाले को कह रखा था कि तुम मुझे इस जगह से ले लेना। तो पापा ने सोचा नहीं होगा कि इतना जल्दी वो आ जाएंगे। और हम जिस जगह गए जहाँ पापा काम कर रहे थे, तो मैंने देखा कि पापा मेरे निकर और बनियान में एक खदान में पत्थर फोड़ रहे थे और ट्रैक्टर की ट्रॉली भर रहे थे। तो ये चीज मुझे आज तक लगती है कि उस दिन से मैं ऐसा गंभीर हुआ कि फिजूल खर्च मैंने उस दिन से बात बंद कर दी। बिल्कुल, बहुत कम उम्र थी लेकिन मेरी पर मुझे गंभीरता उस समय आ गई कि फिजूल खर्च नहीं करनी है, कि जो पिता इस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है एवं सबसे बड़ी चीज ये कि राखी बांधने के लिए भी प्राइवेट गाड़ी लाकर अपने बच्चों को उपलब्ध करवा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। फिर दूसरी चीज जो मुझे उस समय, मैं बहुत छोटा था, सन 2003 की बात है। बच्चे किस तरह सोचते हैं वो चीज बता रहा हूं मैं आपको कि मेरे मदर बीमार हुए थे। तो बीमार हुए थे, उनका कोई ऑपरेशन था। वो ऑपरेशन क्या था मुझे अभी तो पता नहीं। ऑपरेशन के समय मदर को बेहोश किया गया था। बेहोश किया तो मैं उस बचपन में ऐसा था कि मेरे मदर बेहोश हो गए हैं, अब सही होश आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उनके साथ मैं ही था उस समय और एक मेरे दादी साथ हैं, बूढ़े थे जो। तो मैं बाहर बैठे बैठे भगवान के नाम जपने लग गया। और भगवान के नाम जपते जपते मैंने वहां से, क्योंकि उस समय मेरे फादर और मदर रामदेव बाबा का इष्ट रखते थे, तो मैंने रामदेव जी के नाम से पैदल यात्रा बोल ली कि मेरे मदर को होश आ जाए तो मैं यहाँ से रामदेवरा पैदल चला जाऊंगा। वो मनोकामना, थोड़ी देर में मदर को होश आया था और फिर अभी मैंने सन 2017 में वो मनोकामना पूरी करी, पैदल अभी रह के आया हूँ। बचपन की कुछ यादें ऐसी है कि जो वर्तमान में बचपन में नहीं है, वो है नाना का घर, अपने रिश्तेदारों का घर, बुआ का घर, काका का घर। वर्तमान में मैं देखता हूँ कि बच्चे नाना के घर विजिटर बन के जाते हैं, एक दिन जाके वापस आ जाते हैं, बस दर्शन दिए। हम 2-2 महीने तक रुकते थे। चीज मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चों में नहीं है ना,
पेड़ों से आम तोड़ना, खजूर खाने जाना, जामुन खाने जाना, ये चीजें आजकल के बच्चों में बहुत कम है। तो सही कहीं कहीं गाँव में, लेकिन बहुत कम है। एक मैं इंसिडेंट ऐसा और बताता हूँ जो मेरे जीवन में एक गुण लाया, वो था स्वाभिमान का, स्वाभिमानी बनने का। सन 2001 के करीब बात है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति उस समय थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो हम स्कूल से आए, स्कूल से आके मैंने मम्मा को खुश होते हुए कहा कि मम्मी, हमें कल मुफ्त में ड्रेस मिलेगी। 26 जनवरी का दिन था, मुफ्त में ड्रेस मिलेगी। मम्मी ने कहा क्यों? मैंने कहा वहां पे गरीब बच्चों को ड्रेस दे रहे थे, सबको नाम लिख रहे थे, तो हमने भी नाम लिखा दिया। तो मेरे मदर ने उसी समय डांट कर हमें भेजा और गुरुजी के पास कि अभी के अभी आप नाम कटवा के आओ पहले जाके। फिर हम गए, नाम कटवा के आए, एवं गुल्लक फोड़ के उसी दिन शाम को हमें नई ड्रेस दिलवाई। तो ये दिन भी मुझे आज तक बहुत अच्छी तरह याद है। तो ये स्वाभिमानी बनाने वाला दिन था मेरे। 2005 में उदयपुर पढ़ने आया था। उदयपुर पढ़ने आया, मेरा एक मोटिव था बचपन से, लक्ष्य था कि टारगेट ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे फादर भी बीमारी से ग्रसित हो रहे थे, मेरे मदर भी ज्यादातर बीमार ही रहते थे। तो मेरा ये था कि मैं डॉक्टर बनूं। क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आया था और उस समय हमारे यहाँ साइंस के टीचर नहीं थे, तो मेरे साइंस में नंबर कम थे। मेरे बड़े ब्रदर जो कि यहीं विद्या भवन स्कूल में पढ़ते थे, मेरे फादर ने कहा कि हमारे यहाँ क्या कि फादर ने जो कह दिया वो कह दिया, वही बात होती है। उसके बाद उनको कह नहीं सकते कि इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या, जो कह दिया वो यस है। फादर ने कहा कि दादा जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में आपको भी पढ़ना है। मैं विद्या भवन स्कूल फतेहपुरा पे जो है वहां पढ़ने के लिए गया था एडमिशन के लिए। मैंने साइंस बायो के लिए वहां अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आपके 60% ही है और हम साइंस बायो में आपको नहीं लेंगे। उस समय जब उदयपुर शहर में नया नया आया ना, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मेरी मदर को छोड़ के आना। मदर, मैं 10th क्लास में था उस समय, बीमार था, मदर को छोड़ के आना मेरे लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट था मदर से। मेरे लिए वैसे ही चैलेंजिंग था, और यहाँ आके साइंस का मना कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो हो गया, आघात मान लो आप भले। मैंने प्रयास किया इधर उधर से, कहीं से मेरे रिश्तेदारों से फोन भी करवाया कि साइंस दे दो, आप साइंस दे दो। उन्होंने साइंस नहीं दी। मैं प्रिंसिपल के पास गया था, उन्होंने साइंस टीचर को बुलाया, वाइस प्रिंसिपल बुलाया, और उन्होंने ये कहा कि आप एक पेपर पे लिख के दे दो कि अगर फर्स्ट टेस्ट में मेरे नंबर कम आए तो आपकी साइंस हटा के वापस आर्ट्स ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं एग्री हूं इस बात पे, और मैंने ये उनको लिख कर दे दिया। मैं लिखकर उनके पास ले गया तो पता नहीं क्यों उन्होंने वापस मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए लिखा हुआ और हम आपको एडमिशन नहीं दे रहे। तो वो जो उदयपुर आने के 15-20 दिन थे वो मेरे लिए बहुत बुरे दिन थे। और मैं फादर को यह भी नहीं कह सका कि पापा मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लूं, और मुझे उसी स्कूल में आर्ट्स में एडमिशन लेना पड़ा। आर्ट्स में आप जानते हैं कि ज्यादातर शैतान बच्चे ही आते हैं, जो पढ़ने में कम इंटरेस्टेड होते हैं, वही बच्चे आते हैं। मैं भी कमजोर हो गया, पढ़ाई में कमजोर भी हो गया और इधर उधर दूसरी चीजों में हो गया। फिर 2007 में मैंने 12th पास करी। 12th पास के बाद मेरे एक बड़े फादर हैं, उन्होंने मुझे न्यूजीलैंड का कोर्स हुआ था, बीएन इंस्टीट्यूट जो बीएन कॉलेज है उदयपुर का, उसमें न्यूजीलैंड के लिए होटल मैनेजमेंट कोर्स हुआ था। तो मुझे उस कोर्स में फॉर्म दिलाया कि बेटा तुझे ये करना है। लेकिन मुझे उस समय 7 लाख फीस थी उसकी, और मुझे ये लगा कि मैं पढ़ तो लूंगा, मुझे पता है पढ़ने में कोई समस्या नहीं मुझे, लेकिन ये 7 लाख फीस मेरे फादर कहाँ से लाएंगे। तो मुझे वो डर था, इसलिए मैंने मेरे फादर को मना कर दिया कि बाबा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा और मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर इसी तरह मुझे मेरे एक बड़े फादर जो कि उस समय जिला प्रमुख थे राजसमंद के, नरेंद्र सिंह सोलंकी, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटा तुझे इंदौर जाना है, वहां से होटल मैनेजमेंट करना है। वहां पे भी मैं गया तो वहां 1.5 लाख फीस थी उस समय, और वहां पे भी वही बात आई कि ये फीस कहाँ से चुकाएंगे मेरे फादर। तो मैं वहां पे भी नहीं रहा और वापस उदयपुर ही आ गया। फिर उदयपुर में कॉलेज समय में बचपना था, बचपने में कुछ संगति ऐसी खराब हो गई और कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी कि मैं स्पोर्ट्स में भी था, एनसीसी में भी था। स्पोर्ट्स में नेशनल कैंप करा, एनसीसी में मैंने 4 कैंप करे थे उस समय। तो उससे मेरे परसेंटेज बहुत कम बने, 51% बने थे मेरे फर्स्ट ईयर में, और मेरे जीवन में पहली बार सेकंड डिवीजन बना। तो उसमें अखबार में रिजल्ट आता था, अखबार में रिजल्ट आया, फादर ने गांव से फोन किया बेटा क्या रहा रिजल्ट। तो मैंने कहा
डीडी 50% बने, 51। तो वो जो क्षण था, वो क्षण मेरे लिए बताने लायक नहीं था। मैं कैसे मेरे फादर को बताऊं? और मेरे फादर ने मुझे कहा था कि बेटा, या तो मेरी कोई कमी रही या आपकी संगति खराब हो गई। वो शब्द सुनने के बाद मैंने सोच लिया कि मुझे ना कहीं कॉलेज जाना है, मुझे कुछ न कुछ नौकरी करके अब अपने जीवन की शुरुआत करनी है। मैंने उस समय आईएमएस पे कैट की कोचिंग शुरू करी थी। फादर को कहा था, पैसे दिलवाए उन्होंने और आईएमएस पे कैट की कोचिंग शुरू करी। उसी समय कांस्टेबल का एग्जाम मैंने दे रखा था। मेरे फादर इंटरेस्टेड नहीं थे कि आप पुलिस में जाओ, क्योंकि उदयपुर पढ़ा रहे हैं, तो उनका ये था कि बच्चा कोई अच्छी जॉब में जाए। लेकिन मुझे ये था कि अब मुझे कोई ना कोई जॉब जल्दी करनी है, और इसलिए मैंने उस समय कांस्टेबल की अच्छी तैयारी करी फिजिकल की, और कांस्टेबल में हो गया। कांस्टेबल में हम दोनों भाई साथ हुए थे, तो मेरे बड़े ब्रदर ने मना कर दिया, मैं नहीं होऊंगा। लेकिन मुझे पता था कि मुझे जॉब करनी ही है, तो मैं उस समय मैंने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के पश्चात कुछ ऐसी स्थितियां बनी, जैसा कि आपको पता होगी कि कांस्टेबल जॉब बहुत छोटी जॉब मानी जाती है, और ज्यादातर फिल्मों में कांस्टेबल को ऐसे बताया जाता है जैसे कोई चाय चाय पिला रहा है, पानी पिला रहा है, इस तरह। तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे ये बात कह दी थी कि बेटा, तू जिस जॉब में जा रहा है उस जॉब का कोई मूल्य नहीं है। चौकीदार से ऊपर जो जॉब है वो सिपाही की नौकरी है, इससे छोटी कोई नौकरी नहीं है चौकीदार के अलावा। मुझे वो बात इतनी चुभी, लेकिन मैंने इसको सकारात्मक लिया, और मैंने उस दिन सोच लिया कि अब मुझे कांस्टेबल बने रहकर बताना है कि इस जॉब में बहुत ताकत है। इस नौकरी में भी आदमी वो स्थान पा सकता है जो बड़ी बड़ी नौकरी करने के बाद भी नहीं पा सकते। और वैसे यही कारण है कि मैं किसी दूसरी नौकरी में उसके बाद मन नहीं लगा पाया, दूसरी नौकरी के परीक्षा में मन नहीं लगा पाया, और ना मैंने कोई पूरी शिद्दत से कोई एग्जाम दूसरे दिए। उसका कारण था कि मुझे सिपाही की नौकरी की वैल्यू लोगों को बतानी थी कि इसकी कितनी वैल्यू है। लोग आज भी, मैंने कई लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं अरे सिपाही है, सिपाही प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान है। अगर राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, आप भले ही डीजी को देखिए और सिपाही को देखिए, तो डीजी से भी ज्यादा ग्राउंड पर रहकर जो कार्य कर रहा है वो सिपाही है। अतः मैं सिपाही की नौकरी को महत्व दिया मैंने, और शुरुआती संघर्ष ऐसा रहा सिपाही की नौकरी में कि ट्रेनिंग होती है हमारी, बहुत हार्ड होती है, और ट्रेनिंग में हर तरह का वो कार्य होता है। गुरुकुल में जो कार्य होते थे पुराने समय में, वैसे कार्य हैं। जैसे कि आपको अपनी जरूरत के सभी चीजें स्वयं करनी है। आपको कमरे का झाड़ू खुद करना है, पोछा खुद करना है, आपको आसपास के क्षेत्र की सफाई खुद करनी है, पौधे उगाने हैं, पानी पिलाना है, नालियां साफ करनी है, आपको फिजिकल वर्क करना है, आपको कपड़े धोने हैं, कपड़े इस्त्री करने हैं, हर चीज आपको स्वयं करनी, खाना भी स्वयं बनाना है। तो मुझे ऐसा कोई चैलेंजिंग लगा नहीं। लोगों को लगता है कि ये साफ सफाई करना, पोछा लगाना, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमारे जीवन में जो रूटीन काम है उसमें हम परफेक्शन प्राप्त कर रहे हैं ऐसे करके। तो ट्रेनिंग हमारी चैलेंजिंग रही नहीं, और उसके बाद आज तक मैंने पुलिस की छवि को कहीं नुकसान नहीं होने दिया। मेरे कारण पुलिस की छवि को कहीं नुकसान हो, मुझे कतई पसंद नहीं। मैंने सदैव, जहां 4 घंटे की ड्यूटी थी तो मैंने 4.5 घंटे तक करी, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मेरे जल्दी जाने के कारण कोई बाधा आए और पुलिस पर आंच आए कि पुलिस वहां मौजूद नहीं थी। कोविड जो कोरोना काल चल रहा है सर, इसमें कोरोना काल की शुरुआत में हम एक अभियान में थे। मैं उस समय मानव तस्करी विरोधी यूनिट उदयपुर में तैनात था सिपाही के तौर पर, और हमारे जो इंचार्ज थे श्याम सिंह जी, पुलिस निरीक्षक, हम एक अभियान पे थे कि उदयपुर जिले को बाल श्रम से मुक्त करना है, और हम इस पर बहुत अच्छा वर्क कर चुके थे। एक ऑपरेशन खुशी करके एडीजी स्तर पे एक अभियान चल रहा था जो राजस्थान, पूरे राजस्थान में चल रहा था। हम ऑपरेशन खुशी में अच्छा कार्य कर रहे थे एवं बाल श्रमिकों की रोकथाम के लिए अभियान चला रहे थे। उसी समय ये कोविड एकदम धीरे धीरे फैलता गया और लॉकडाउन की स्थिति आ गई, और लॉकडाउन हुआ तो हमारे जो सोर्स थे उस समय, हमने मानव तस्करी में बच्चे जो यहाँ से गुजरात जाते हैं उन बच्चों की रोकथाम के लिए ऐसे सोर्स बिठा रखे थे। तो वो सोर्स बताते थे कि बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमें एक डर लगने लग गया था कि ये जो गाड़ियां सूरत, गुजरात, अहमदाबाद जा रही है और वापस आ रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इस अभियान के दौरान कोरोना के चपेट में आ जाए। और उस समय कोरोना के बारे में कोई स्थिति
स्पष्ट नहीं थी कि ये क्या है, किस तरह फैलता है, इसका क्या इलाज है, तो एक डर था। तो भी हमने मास्क पहने हुए, N95 तो उस समय मिल नहीं पाया था, रूटीन जो कपड़े का मास्क है वो पहनकर हमने कार्य करे थे। और पॉजिटिविटी इसकी यह है कि मैं ये मानता हूं कि कोरोना के कारण हर एक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ रहने का समय मिला, और विशेषकर जो शहरी परिवेश में लोग रहे हैं उन्होंने गांव के बारे में जाना, क्योंकि शहर में एक छोटे से मकान में बच्चों बच्चे के साथ परिवार का रहना मुश्किल था और सभी काम धंधे बंद थे, तो सभी जने गांव की तरफ लौटे थे उस समय लॉकडाउन में। और गांव की तरफ लौटे, मैं मेरे गांव की बताऊं, मेरे गांव में 7-8 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे पहली बार इतने समय तक गांव रहे, और उस दौरान उन्होंने सीखा कि आम को केरी भी कहते हैं, खजूर कैसे लगते हैं खजूर के पेड़ पर। उन्होंने कुएं में तैरना सीखा। आज मेरे गांव में ज्यादातर बच्चे तैरना सीख गए, ये इस कोरोना की देन है। और गांव में रहकर वो गांव में अपने देसी मेवाड़ी में बात करना सीख गए। बाहर जैसे चबूतरी पे बैठते हैं गांव में, मकान के बाहर जो चौतरा बना होता है, चबूतरा कहते हैं हमारे यहाँ, उस चबूतरे पे बैठकर आपस में सभी बच्चे बैठकर बातें करना, गांव के छोटे छोटे जो चंगा बित्ती इमली के बीज को तोड़ के वो गेम खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, ऐसे गेम खेलना सीख गए, ग्रामीण परिवेश से रूबरू हुए। ये एक पॉजिटिविटी मानता हूं मैं। और नेगेटिविटी तो मैंने बहुत ऐसे कुछ परिवारजनों को खोया है इस समय, वो नेगेटिव इफेक्ट है ही है, और वो हमेशा रहेगा कि ये कोरोना बहुत लोगों की जान ले गया। ऐसी स्थिति आई कि हमारे देश की मेडिकल इमरजेंसी लागू हुई देश में ऐसी सुविधा नहीं थी कि हर व्यक्ति को बेड मिले, ऑक्सीजन मिले। ये चीजें ध्यान में हमेशा रहेगी। मेरे प्रथम रोल मॉडल और मेरे आदर्श जिसे मैं कह सकता हूँ, महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ी नहीं अभी तो विश्व में अपने समर्पण, त्याग, स्वाभिमान के कारण जाने जाते हैं। मैं मेरे घर की छत पे चढ़ता था, छत से सीधा कुंभलगढ़ का किला दिखता है मुझे आज भी याद है कि मैं छत पे जाकर किला देखता था। उस समय मुझे लगता था कि प्रताप ने किस तरह इस जगह पैदा होके पूरे विश्व में नाम किया होगा। और वो कारण ये था कि उनकी सोच मेरे हिसाब से ये रही होगी, जिस समय भारत का हर एक स्टेट मुगलों की गुलामी स्वीकार कर चुका था एवं अपना स्टेट को मुगलों के अधीन मान चुका था, उस समय उन्होंने उनसे संघर्ष किया। मेरे व्यक्तिगत हिसाब से उनका कारण यह रहा होगा कि अगर मैंने भी अधीनता स्वीकार कर ली तो मेरी पीढ़ियों को यह संदेश जाएगा कि अधीनता स्वीकार करना अच्छा कार्य है। और उन्होंने स्वाभिमानी के साथ लड़ा, तो आज भी हमारे मेवाड़ को, हमारे राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि हमने जान न्योछावर करना स्वीकार किया लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं। वो प्रताप के बारे में बचपन से पढ़ते ही थे, तो मेरे आदर्श इसलिए प्रताप है कि उन्होंने सिर्फ स्वाभिमान, अपनी मातृभूमि की रक्षा, अपने जनता के मान के लिए, अपने पीढ़ियों को अच्छा संदेश देने के लिए अपने राजपाट ऐशो आराम छोड़कर युद्ध का निर्णय लिया एवं सदैव मातृभूमि को मुगलों से रक्षा करने के लिए लड़ते रहे, संघर्ष में रहे। फिर मैं रोल मॉडल, जब बचपन की बात थी, मैं रोल मॉडल मानता था सौरव गांगुली को, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। रोल मॉडल इसलिए मानता था उनको, क्रिकेट देखने का बहुत शौकीन था मैं। रोल मॉडल इसलिए मानता था कि एक बार फ्लिंटॉफ इंग्लैंड का एक प्लेयर है, भारत को अंतिम गेंद पे 4 रन चाहिए थे, शायद अजित अगरकर बैटिंग कर रहे थे, फ्लिंटॉफ ने वो डॉट बॉल निकाल दी और इंग्लैंड मैच जीत गया। फ्लिंटॉफ ने टी शर्ट खोल के लहराई थी, भारत में हुआ था मैच। तो मुझे ये चीज बहुत चुभी थी यार, ये अंग्रेज भारत में आके जीत गए और टी शर्ट खोल के लहरा दी। उसके बाद जब नेटवेस्ट ट्रॉफी में भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को हराया और गांगुली ने टी शर्ट खोल के लहराई थी और उन्होंने बताया था कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और गांगुली उस समय से मेरा रोल मॉडल था कि किसी ने छेड़ा है तो उसको छोड़ना नहीं, मुझे ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगी थी। वर्तमान में रोल मॉडल हमारे एक वल्लभनगर विधानसभा है उदयपुर जिले में, वहां से निर्दलीय विधायक थे रणधीर सिंह जी बिंडर।
उन्होंने जहां तक मेरी जानकारी में है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी वल्लभनगर में, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से विवाद के कारण पार्टी ने उनका टिकट काट दिया एवं कांग्रेस से एक व्यक्ति को टिकट दे दिया। तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, और फैसला करने के बाद मैंने देखा कि उनके साथ लोगों का हुजूम था, और उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद मैं उस समय कलेक्ट्रेट में पोस्टिंग था, देखता था कि हर दूसरे दिन उनकी गाड़ी कलेक्ट्रेट में आती और 5-7 लोग साथ होते, उनके काम के लिए दौड़ते रहते थे। वो मेरे रोल मॉडल है कि मैं उन्हें वास्तविक में जनप्रतिनिधि मानता हूं। अभी एक रोल मॉडल है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनका शांत स्वभाव किसी भी परिस्थिति में, भले आप जीते हो भले आप हारे हो, उनका चेहरा एक जैसा रहेगा। ना तो अति उत्साहित होते हैं, ना ज्यादा गंभीर होते हैं, सदैव एक जैसे रहते हैं। उन्होंने भारतीय टीम को नए सोपान पे पहुंचाया है। और एक चीज जो अभी 5-7 दिन पहले ही अखबार में आई थी, वो थी कि जब आईपीएल सस्पेंड हुआ, आईपीएल सस्पेंड होने के बाद जब सभी लोग घर लौट रहे थे, तो एक मैसेज आया था कि चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि मैं तभी लौटूंगा जब मेरी पूरी टीम अपने घर पहुंच चुकी होगी। यह अपना टीममेट्स को सुरक्षित महसूस कराने का और उनमें विश्वास पैदा करने का बहुत अच्छा तरीका था। और उन्होंने वास्तविक में लीडर की भूमिका निभाई कि मैं एक वास्तविक लीडर हूं, यह हमें बताया। पुलिस विभाग में अगर कोई आना चाहता है, मैं जिस नौकरी पे आया था पुलिस विभाग में, सिपाही की नौकरी पे, तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि वह इस नौकरी से प्यार करने के पश्चात नौकरी ज्वाइन करे। इस नौकरी से प्यार नहीं होगा तो उसे खूब ऐसी स्थितियां मिलेगी जब उसे लगेगा कि यार नौकरी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रेम होना चाहिए कि हाँ मेरी नौकरी बेस्ट है। दूसरी पैशंस होना चाहिए। इस नौकरी में सहन शक्ति बहुत जरूरी है। खूब बार ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारा पेशेंस खो जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे कोई आंदोलन हो रहा है, लोग उग्र हो रहे हैं, तो हर एक आंदोलन में आंदोलन भले ही किसी के खिलाफ हो, लेकिन प्रथम टारगेट पुलिस ही रहता है। तो उस समय हमें पेशेंस की जरूरत है कि हाँ इन लोगों का गुस्सा है, लेकिन हमें इसको कंट्रोल करना है। ये पुलिस को गाली नहीं दे रहे हैं, ये व्यवस्था को गाली दे रहे हैं। कोई जो व्यवस्था इनके विपरीत गई है, उस व्यवस्था को नुकसान, उस व्यवस्था को विरोध कर रहे हैं। इसलिए उस समय पेशेंस की बहुत जरूरत है। उस जगह टिके रहना, उनको समझाना। एक है त्वरित निर्णय। ऐसी स्थितियां आती है, हो रखा है एक्सीडेंट हो रखा है, तो कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद सूचना देवें और ट्रैफिक रोक दें, ऐसा जिस भी तरह डिसीजन हो, लेकिन उस समय डिसीजन पावर ऐसा होना चाहिए कि प्रथम डिसीजन अपना ऐसा हो कि किसी व्यक्ति की जान नहीं जाए। व्यक्ति की जान जा रही हो तो मौका छोड़ के एक बार 2 व्यक्ति को डिप्यूट करके, किसी को प्राइवेट सिविलियन को, कि आपकी एक बार ट्रैफिक संभालना, और उस जो घायल हुआ है उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। तो ये त्वरित निर्णय की बात आ गई। फिर है कि निडर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, अपनी बात खुलकर करनी चाहिए। फिर नौकरी अगर ज्वाइन कर ली तो उसके पश्चात इस नौकरी में समय बहुत कम मिलता है। तो मेरी 2 सजेशन है। एक तो सुबह जब घर से निकलते हैं नौकरी के लिए तो कुछ ना कुछ खाकर निकलो, बिना खाए मत निकलो, क्योंकि वापस आने का समय फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि कब आएंगे। दूसरा, जब भी समय मिले आराम कर लो, रेस्ट कर लो, नींद अपनी पूरी कर लो, क्योंकि बिना नींद के आप थकान महसूस करेंगे और अब एनर्जी लेवल कम होगा। बाकी मेरे हिसाब से मैं दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी मानता हूँ और मैं प्रेम करता हूँ मेरी नौकरी से। अगर मुझे सर समय को पीछे करने का अवसर मिलता तो मैं किसी एक गेम को पकड़ता एवं उस गेम में अपना सर्वस्व देता, उस गेम में परफेक्शन के लिए, उस गेम का अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए। क्योंकि मुझे कभी मौका मिला नहीं था गेम का, और मुझे ऐसा कभी गाइड भी नहीं किया गया कि किसी एक गेम को पकड़ के भी आप अपना करियर निर्माण कर सकते हो। और दूसरा, मैं आफ्टर 10th जो डिसीजन लिया आर्ट्स में जाने का, वो डिसीजन में चेंज करता एवं मैं साइंस बायो किसी और स्कूल में लेता और जो अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब था वो पूरा करता। खाली समय में सर जैसा कि सभी के होता है, मेरा भी सबसे बड़ा इंटरेस्ट यही है कि अपने दोस्तों के साथ समय गुजारना। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीब है एवं उनके साथ समय गुजारना मेरा बेस्ट समय होता है। फिर दूसरा, मैं जब गांव जाता हूँ तो खाली समय मुझे जब भी मिलता है तो मैं पहाड़ों की तरफ रुख कर लेता हूँ कि कहीं जंगल में घूमना, प्रकृति के
जो नैसर्गिक सौंदर्य होता है उसका आनंद लेना, कुएं में जाकर तैरना, खेतों पर घूमना, इन चीजों को ज्यादा पसंद करता हूँ सर मैं। सर मेरा मैसेज सभी को यह रहेगा, एक तो सदैव जिस भी व्यक्ति से आप मिलो उसे ऐसा मैसेज कराओ कि वह दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं आंकना चाहिए, हर एक व्यक्ति को खुद सबसे छोटे बनकर उससे बात करो। दूसरी, आपके स्वभाव में इतनी विनम्रता हो, इतनी पॉजिटिविटी हो कि कैसा भी दुखी इंसान हो वह आपके साथ बैठकर उस सुकून महसूस करे। फिर मैं, जो भारत की बात है हमारे, कि अपने मदर फादर को सबसे ज्यादा महत्व दो, जिन्होंने खुद का निवाला आपको दिया है एवं आपके भविष्य के लिए, आपको अच्छे सोपान पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया है। तो उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दो। उनके जीवन में अगर दुख आया तो ये आपके जीवन की कमी रहेगी। मेरा एक छोटा भाई है अरविंद सिंह चुंडावत करके, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि वो मुझे 7-8 साल पहले एक स्टूडेंट इलेक्शन के समय मिले थे। वह सदैव लोगों के काम लेके दौड़ता रहता है और मैं देखता हूँ कि उसको लोगों के काम करने में एनर्जी रहती है। उसको काम नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा एनर्जी कम महसूस करेंगे। उनके पास एक बैग रहता है, उस बैग में किसी का कोई काम, किसी का कोई पेपर, किसी कोई भी काम बताए, हाँ सर ये काम है, हाँ ठीक ओके। तो पॉजिटिविटी हमेशा होनी चाहिए किसी भी काम को, और चुनौतियां स्वीकार करो। कैसी भी चुनौती, आपको कोई टारगेट दे दिया किसी ने ये करना है तो हाँ ठीक है कर लेंगे, और उस चुनौती बड़ा किसी चीज को मत मानो। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता है, अपने हौसलों से बड़ा कोई चीज नहीं होती। तो हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, विनम्रता के साथ प्रत्येक कार्य करते चले और सदैव प्रेम बांटें। जितना हो सके उतना लोगों को, आपके कारण कोई लोग दुखी नहीं हो ऐसे प्रयास करें। सकारात्मकता समाज में फैलाएं।